Hello everyone, this side CA Rohit Ulsan, and in this video I am going to discuss some of the strategy of paper number 7 of CA final, which is direct tax. I cleared my CA final in this attempt, which is May 23 attempt, and I have scored 63 marks in direct tax. So मैंने कैसे इसको प्रिपेयर किया, कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, उस सबको मैं शेयर करूँगा. एंड द पेपर ऑफ दिस अटेम्प्ट वाज अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर, सो देयर वर अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द पेपर एज वेल. सो एग्ज़ाम में मैं कैसे पेपर को अपीयर किया या फिर क्या मिस्टेक्स हुए थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम हॉल में, उन सबको भी मैं डिस्कस करूँगा. सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स सेइंग कि अगर लाइक की 40 अगर मेरे को डीटी में आ जाए तो मेरा ग्रुप टू खूब अच्छे से हो जाएगा, या बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हो जाता है कि डीटी में 40 ना आ जाने की वजह से भी ग्रुप टू क्लियर नहीं हो पाता है. सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डीटी प्रिपेयर करने का कुछ स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करूंगा. बेसिकली एक ओवरव्यू इस पेपर के बारे में मैं आपको दूंगा. मैं कैसे इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में हम लोगों को जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आता है, उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए किस चैप्टर्स का पढ़ाई होना चाहिए, या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर्स मेरे को आना चाहिए उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. इन दिस वे आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, सो डैट कि जब आप अपना रिवीजन स्टार्ट करें तो आप उस वे में कर सकें. सो मैंने एक छोटा सा एक फ्लो बनाया है अपने लिए, एक पीडीएफ बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी. वेट फॉर अ मिनट. या सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे एग्जाम में आता है, वो आता है हम लोगों का 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 14 मार्क्स का. और ये क्वेश्चन हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है. और इसमें जो आएगा ये पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा. इसमें बेसिकली क्वेश्चन का आउटपुट क्या रहेगा, क्वेश्चंस में मतलब क्या मांगेगा, तो ये टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा. उसके साथ साथ कभी कभी ये टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है. तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, और ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है. बिलीव में ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आपका पीजीबीपी का चैप्टर. उसके साथ साथ आपको कॉर्पोरेट रिलेटेड जितना भी डिडक्शंस होता है, बेसिकली इस क्वेश्चंस के अंदर जो आपको इनकम और टैक्स लाइबिलिटी जो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा किसी कंपनी का, ना कि किसी इंडिविजुअल का. आपको कंपनी के हिसाब से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा. आपको डिडक्शंस जो भी कॉर्पोरेट रिलेटेड होंगे, जैसे कि 80 जीजीबी, 80 जी, 80 डबल जे, डबल ए, 80 एल ए, 80 एम, ये सब टाइप के डिडक्शन साथ में क्वेश्चन में आ सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आपको टैक्स रेट्स कंपनी का समझ के चलना है, जो भी सरचार्ज वगैरह सब कुछ समझ के चलना है. इसके साथ साथ आपको स्पेशल टैक्स रेट भी खूब अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये बोल दे कि जो कंपनी है वो ऑप्ट करती है स्पेशल टैक्स रेट के लिए. इन दैट केस जो आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोलेगा, वो बोलेगा स्पेशल टैक्स रेट का प्रोविजन लगा करके. उसमें कई टाइम कुछ डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, कई टाइम कुछ प्रोविजन इधर उधर हो जाते हैं. आपको वो भी अच्छे से देख करके चलना है. इस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि एक स्पेशल टैक्स रेट का क्वेश्चन आएगा, बट ना तो नवंबर 22 में स्पेशल टैक्स रेट का क्वेश्चन आया, ना ही मई 23 में आया. ये बहुत हाई चांसेस है कि नवंबर 23 के अंदर एक स्पेशल टैक्स रेट आपका क्वेश्चन के अंदर दिख जाए. आपको स्पेशल टैक्स रेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है. इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पीजीबीपी का चैप्टर करना पड़ेगा, डिडक्शंस कंपनी रिलेटेड करना पड़ेगा, और टैक्स रेट को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. अब पीजीबीपी में भी क्या हो जाता है, पीजीबीपी हम लोग को, एक तो क्या इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों के पास 10-12 एडजस्टमेंट रहेंगे. उस एडजस्टमेंट्स को हम लोगों को बनाना पड़ेगा. हम लोगों का जो क्वेश्चंस में रहेगा वो प्रॉफिट एक दिया रहेगा, प्रॉफिट एज पर पीएल. उसको लेकर के हम लोगों को कुछ आइटम को प्लस करना है, कुछ आइटम को माइनस करना है. ठीक है. तो वो एडजस्टमेंट रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा, और हर एडजस्टमेंट का 1 1/2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा. सारा स्टेप्स मार्किंग होता है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होने वाला है, और काफी ज्यादा इजी रहने वाला है. तो अब एडजस्टमेंट की बात करें तो जितने भी एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना, उसमें से अराउंड 70% एडजस्टमेंट जो रहेंगे वो आईसीआई के जो क्वेश्चन है उससे ही उठाए हुए रहेंगे.
आपको वो 70% देखा हुआ ही एडजस्टमेंट मिलेगा। जो 30% एडजस्टमेंट्स होगा वो नए एडजस्टमेंट रहेंगे। उसको आप बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको आंसर करना पड़ेगा, या बेस्ड ऑन योर केस लॉज वगैरह का जो आप पढ़ेंगे पीजीबीपी के अंदर, जो रिसेंट केस लॉ रहेगा उसके बेसिस पे भी एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकता है। तो आपको देना पड़ेगा आंसर उसके हिसाब से। तो मोटा मोटी जो 70% एडजस्टमेंट रहेगा वो तो सिमिलर रहेगा, 30% आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे देना पड़ता है। तो हो सकता है इतना वास्ट पीजीबीपी आप मैनेज नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप क्या किए, आप कुछ एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ लिए, आप कुछ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, या एक जो कंपाइल किया हुआ एडजस्टमेंट का लिस्ट है उसको अच्छे से पढ़ लिए, तो भी आप इस क्वेश्चन में 7-8 नंबर तो आराम से स्कोर कर लेंगे। इसमें कहीं आने जाने वाला 7-8 नंबर तो आराम से स्कोर हो जाएगा। और आप अच्छे से करते हो तो इस क्वेश्चन में आप 10-12 मार्क्स तक भी आराम से कर सकते हो सिक्योर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है। अब इसमें क्या, इस क्वेश्चन का जो टिप क्या रहेगा साथ में, इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें, जब भी आप एडजस्टमेंट दें, आपको हर एडजस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा, कि जो आप प्लस कर रहे हो, जो आप माइनस कर रहे हो, वो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कर रहे हो। आपको प्रोविजन को भी समझाना पड़ेगा साथ में। अब जो ये प्रोविजन हम लोगों को लिखना है, ये क्या बुकिश लैंग्वेज लिखना है? देयर इज नो बुकिश लैंग्वेज। आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है अपने ऑन लैंग्वेज में लिखना है, और छोटा सा लिखना है, खूब बड़ा भी नहीं लिखना है। सो आपको छोटा सा प्रोविजन लिख करके चलना है। इसको लिखने का क्या तरीका, जब आप आंसर स्टार्ट करें तो आपका सबसे पहला रहेगा प्रॉफिट एज पर पीएल। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट ऐड या लेस लेस करना होगा, और उस एडजस्टमेंट के साथ साथ में ही आपको नीचे में जो भी प्रोविजन है छोटा सा वो लिख देना होगा। आप अलग से नोट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, बट ये मोर एडवाइजेबल है कि आप साथ साथ में लिख करके चलो, सो डैट कि जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो साथ साथ में आपको फुल में फुल मार्क्स जो भी स्टेप्स का होगा वो आपको देते हुए चला जाएगा। सो ये एडवाइजेबल रहेगा। आपको किसी प्रोविजन का अगर सेक्शंस खूब बढ़िया से याद है तो आपको सेक्शंस भी कोड करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन, आप श्योर नहीं हो, तो आप रॉन्ग सेक्शन मत कोड करो, क्योंकि वो जो स्टेप्स आपका प्लस माइनस जो सही होगा उसके बेसिस पे जो मार्क्स आपको मिलने वाले होंगे वो भी आपका नहीं मिलेगा अगर आप रॉन्ग सेक्शन कोड कर देते हो। आप क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो आपको लगेगा 2-3 जो एडजस्टमेंट्स है वो नए हैं, या फिर आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो, तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं करना है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 एडजस्टमेंट्स नहीं भी आता होगा तो भी हम 7-8-9 नंबर तक आराम से इसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें सोचने वाला बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो एडजस्टमेंट एकदम नहीं आता होगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमको पता होगा तो हम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो एडजस्टमेंट्स पक्का से बना लेंगे। तो उसको लेकर के पैनिक नहीं करना है। अब आपको ये ड्यूरिंग योर रिवीजन आपको क्या करना है, आप एक चार्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट जितने भी एडजस्टमेंट्स है उसका एक ऐड और लेस का चार्ट बना लीजिए। कई सारे टीचर ने वो चार्ट आपको दिया हुआ, अभी फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो चार्ट भी ले सकते हो, वो भी काफी यूजफुल है। और उस चार्ट में आप थोड़ा सा अपना वैल्यू ऐड भी कर सकते हो। कैसे? जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको कोई ऐसा मिला एडजस्टमेंट जो कि उस चार्ट में नहीं है, तो आप उसको ऐड कर दो। आप उस चार्ट को इनहेंस कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। मैंने उसको बहुत ज्यादा इनहेंस किया था जो कि मेरे लिए काफी यूजफुल रहा। सो आप उस तरीके से उस चार्ट को काफी अपना या तो बना लो, जो या जो टेलीग्राम चैनल पे किसी टीचर का है तो आप वो ले लीजिए, और उसको आप अपने हिसाब से उसमें इनहेंसमेंट कर दीजिए। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। प्रैक्टिस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको वहां पर प्रोविजन भी लिखना है, और आपको प्रेजेंटेशन के साथ वो प्रोविजन लिखना है। सो आप अगर 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको वो प्रोविजन लिखने का हैबिट आ जाएगा, और अपने ऑन लैंग्वेज में लिखना है। इसलिए आप 1-2 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आप इस चीज के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब पीजीबीपी जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पीजीबीपी हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ने वाले। पीजीबीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में टेस्ट किया जाएगा, और इसके अलावा जो हमारा एमसीक्यू आता है उसमें भी पीजीबीपी टेस्ट किया जाता है। तो पीजीबीपी आपको एक तो डिटेल पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। एमसीक्यू किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको वो डिटेल मैनर में तो पढ़ना ही है। बट पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या मोरले जो एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चंस में है उसको तो खूब अच्छे से करना है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है। तो कोई नया एडजस्टमेंट आए तो वो आपका हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। और अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं एक बार के लिए, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। दिस इज क्वेश्चन ऑफ मे 23 अटेम्प्ट, जिसमें पीएल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट बता दिया, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करीबन 10 एडजस्टमेंट ऊपर और कुछ कुछ 2-3 एडजस्टमेंट नीचे दिए, और उसके बाद क्वेश्चन में बोला कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज कंपनी। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा कंपनी का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर ये भी बोला कि अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर स्पेशल टैक्स रेट विच इज 115 BAA और 115 BAB। सो यहाँ पर सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला, 115 BAA BAB नहीं ऑप्ट किया। इससे क्या होता है, हमारा एडजस्टमेंट जो बीच में होगा प्लस माइनस वो इम्पेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला। नाउ अगर हम लोग अपना सेकेंड ये देखें, नवंबर 22 का क्वेश्चन देखें, तो नवंबर 22 का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से था।
पीएल के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम लोगों को कुछ 12-13 एडजस्टमेंट्स दे दिए। उसके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला कि कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मेजर्स एमपी के फार्मा लिमिटेड विच इज ऑल्सो अ कंपनी, और ये बताया कि कंपनी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया है। सो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन मई 23 में भी आया और सिमिलर क्वेश्चन आपका इसमें आया नवंबर 22 में। अब अगर हम लोग मई 22 का क्वेश्चन देखें, मई 22 के क्वेश्चन में क्या आया, पीएल के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद कुछ कुछ एडजस्टमेंट दे दिए, और उसके बाद यहाँ पर बोला कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। यहाँ पर देखिए टोटल इनकम के साथ साथ टैक्स पेबल भी कैलकुलेट करने के लिए बोला, और यहाँ पर बोला कि कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAA। सो आप ये जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, क्या सिर्फ टोटल इनकम बोला या फिर इनकम एज वेल एज टैक्स पेबल बोला है। उसके साथ साथ आपको ये भी श्योर करना है कि आपने 115 BAA ऑप्ट किया है या नहीं ऑप्ट किया है, मतलब कोई भी 115 BAA या फिर 115 BAB। आपको बढ़िया से एकदम देखना हैज ऑप्टेड और हैज नॉट ऑप्टेड। कई टाइम क्या होता है हम लोग इसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है, वहां पर हैज नॉट ऑप्टेड लिखा हुआ है और अपने उसको ऑप्टेड समझ के बना देते हैं, या फिर नॉट ऑप्टेड लिखा हुआ है उसको ऑप्टेड समझ के बना देते हैं, तो ये गलती होने का चांसेस रहता है। सो इसको अच्छे से देखना है। और जब भी क्वेश्चन स्पेशल टैक्स रेट का आएगा ना, तो वहां पर वो टैक्स पेबल भी जरूर पूछेंगे। सो इस बार चांसेस है कि आपसे वो टोटल इनकम के साथ साथ टैक्स पेबल भी पूछें। और इस क्वेश्चन में एक टिप क्या रहेगा कि आपको ऐसा लगे कि मेरा 2-3 एडजस्टमेंट गड़बड़ होने वाला है जिससे मेरा टोटल इनकम जो है सही नहीं होने वाला, और आपका टाइम भी लगे कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम काफी कम बचा है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसका टोटल ही मत करो, आप सिर्फ एडजस्टमेंट्स करके छोड़ दो, क्योंकि सारे स्टेप्स का मार्क्स होता है इंडिविजुअली। सो आप अगर टोटल नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एडजस्टमेंट है वो पूरा सही नहीं है, तो जो मेरा टोटल इनकम आएगा वो करेक्ट होने वाला ही नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो, टोटल ही छोड़ दो। एंड हाँ, टोटल ही छोड़ दो। तो ये सारा कुछ था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच इज योर सरप्राइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सरप्राइज क्वेश्चन बोल के चलता हूँ, क्योंकि इसका स्कोप काफी ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो मैं एग्जाम में गया था तो मैंने अपने एग्जाम पेपर में सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2A ही देखा कि 2A में कौन सा क्वेश्चन आया है। सो इट वाज टू कंप्राइजेज ऑफ 2 क्वेश्चन इन दिस अटेम्प्ट। 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, 4x2। सो 2 क्वेश्चन थे इस बार। सो ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे दे या फिर 8 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन दे दे। जनरली 8 मार्क्स का आता था, इस बार 4x2 कर दिया, मतलब 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। सो जनरली इसके अंदर कौन से टॉपिक कवर होते हैं, जनरली इसके अंदर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो रेड हाईलाइट किया है विच इज इम्पोर्टेंट एरियाज फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के समय काफी ज्यादा इम्फेसिस किया, या जो मैंने देखा कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको मैंने रेड हाईलाइट किया है। सो क्वेश्चन नंबर 2A के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो है मैट का चैप्टर। मैट का इस बार आने का चांसेस है क्योंकि पिछले बार नहीं आया था। बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। फिर इसके बाद स्लम्प सेल का क्वेश्चन, क्योंकि स्लम्प सेल भी पूछा नहीं गया बहुत दिनों से। टैक्सेशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पूछा जा सकता है, विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और AMT 10AA का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन का कोई अदर टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सो आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा चैप्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा 2A को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि 8 मार्क्स का रहता है। अब हम लोग देखते हैं 1-2 अटेम्प्ट का क्वेश्चन, साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हैं, सो दैट हम लोगों को एक आइडिया भी मिलते चला जाए। जैसे ये मेरा मई 23 का क्वेश्चन है, जिसमें 2A के अंदर 2 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछ लिया। सो पहला क्वेश्चन तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल सा टोटल इनकम कंप्यूटेशन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसमें बस एक डिजिट बिटकॉइंस के बारे में, वर्चुअल डिजिटल करेंसी के बारे में आपका क्वेश्चन में इंसर्ट किया, बाकी सारा पॉइंट्स तो काफी इजी था। इसके अलावा जो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चंस है उसको इंसर्ट किया गया, जो कि हाई चांसेस था कि इस अटेम्प्ट में आएगा, जो कि क्वेश्चंस आया भी, बट काफी कम मार्क्स के लिए आया, 4 मार्क्स के लिए आया। सो कैपिटल गेन का ये क्वेश्चन था। सो 2 क्वेश्चन इसमें था। अगर हम और पहले अटेम्प्ट का देखें, सो नवंबर 22 के अंदर नवंबर 22 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो टेंडर वाले का क्वेश्चन था, और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, AMT का भी क्वेश्चन था। सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, इस पे क्वेश्चन था। अगर हम लोग, एक मिनट,
मई 22 का देखें। मई 22। सो अगर मई 22 का देखें, मई 22 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन। सो बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन था। सो ये सारे टॉपिक्स इस क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी टॉपिक मैंने लिखा है, जो सारे चैप्टर मैंने लिखा है, वो सारे ही चैप्टर इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, पहला क्वेश्चन है वो जो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही 14 मार्क्स का आता है। लेकिन अब जो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट जो रहेगा वो आपका इनकम टैक्स से रहेगा, जो कि 8 मार्क्स के लिए रहेगा। और आपका जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन से रहेगा, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 अब ऐसे चलते रहेगा। तो बी पार्ट जो रहेगा वो इंटरनेशनल टैक्सेशन रहेगा। सो 2B के अंदर भी जो आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन आएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आता है? जनरली ये DTAA, एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्विलाइजेशन लेवी, ये चारों चैप्टर से ही बेसिकली आता है। सो लेट सपोज कि जो 2B में आता है वो एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन आता है, जैसा कि इस बार भी एनआर टैक्सेशन का ही क्वेश्चन आया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो है पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन हाईली चांस है कि आना चाहिए। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, बिजनेस कनेक्शन, सेक्शन 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी एफटीएस वाला, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर एनआर का किसी नॉन रेसिडेंट का पूछ देगा। रॉयल्टी एफटीएस से रिलेटेड 115A 43DA रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर कोई भी स्पेशल टैक्स रेट जो कि नॉन रेसिडेंट के लिए है, या फिर कुछ एग्जाम्पशंस जो कि नॉन रेसिडेंट को दिया गया, वो सब इसमें पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि एनआर टैक्सेशन के चैप्टर के अंदर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है। सो अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखें तो मई 23 के अंदर ये रॉयल्टी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये एकदम आपका इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आया था। सो एनआर टैक्सेशन का 6 मार्क्स का ये जो बी पार्ट है वो क्वेश्चन पूछा था। अगर हम लोग देखें इससे पहले वाले अटेम्प्ट का, तो इसमें बी पार्ट में टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आया था मिस्टर रॉबर्ट का, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है। इसके बाद अगर हम लोग मई 22 में देखें तो मई 22 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था, यहाँ पर भी P&B का जो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आया था। बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो ये सब टॉपिक से ही इस क्वेश्चन के अंदर, इस 2B के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एनर टैक्सेशन चैप्टर से 6 मार्क्स का तो फॉर श्योर क्वेश्चन आपका इस वाले में 2B के अंदर आता ही आता है। तो डीटी में क्या ना कि डीटी में क्वेश्चन का ट्रेंड काफी हद तक फिक्स है। तो उस ट्रेंड को फॉलो करके अपना प्रिपरेशन करें ना तो काफी इजी हो जाता है। इससे एक तो पता चल जाता है कि जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये पॉइंट रहता है कि क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें क्या चीज छोड़े क्या चीज प्रिपेयर करे। तो ये चीज डिसाइड तभी हो पाएगा ना जब हम लोग क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड समझ ले, क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो समझ ले। Excuse me। जनरली तो ये एडवाइजेबल है कि आप पूरा का पूरा ही सिलेबस प्रिपेयर करके जाओ, कि कोई भी आप रिस्क नहीं लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, किसी एक चैप्टर से ही 40 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। बट इतना ज्यादा सब्जेक्ट से इतना ज्यादा सिलेबस है कि ये पॉसिबल नहीं। थोड़ा मोड़ा तो अपने को ऊपर नीचे करके चलना ही पड़ता है, जो कि जनरली हर स्टूडेंट करता है। सो 100% सिलेबस तो कवर कर पाना मुश्किल होता ही है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझें और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाए तो काफी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 ए देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 बी देख लिए। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3 ए। क्वेश्चन नंबर 3 ए इज चैरिटेबल ट्रस्ट क्वेश्चन। चैरिटेबल ट्रस्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट। सो इस बार इतना ज्यादा चांसेस था कि चैरिटेबल ट्रस्ट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स। सो हम लोगों ने इतना ज्यादा इसको प्रैक्टिकल बेस्ड प्रिपेयर किया था। बट इंस्टीट्यूट 2, 3, 4 अटेम्प्ट से इस क्वेश्चन के अंदर रेगुलरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो लोग प्रैक्टिकल को भूल गए, उन लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में थोड़ा स्ट्रांग है। डीटी के पेपर में आता है चैरिटेबल ट्रस्ट का दो ही क्वेश्चन बनता है, एक तो इनकम कंप्यूटेशन और दूसरा एग्जिट टैक्स। तो इन दोनों में से दो क्वेश्चन बनता है और दोनों को वो प्रिपेयर करके आते हैं, एकदम पार के लिख देंगे।
तो अब क्या कर रहा है ना, इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट का इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आपको एक प्रॉब्लम दे रहा है क्वेश्चन के अंदर और बोल रहा है बेस्ड ऑन, मतलब उस प्रॉब्लम को आप समझिए और बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स आप उसमें एडवाइस कीजिए। सो काफी प्रोफेशनल वे में वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट का। सो आप लोग ये सिर्फ नहीं सोच के चल सकते कि इसका अगर मेरा प्रैक्टिकल कवर हो गया तो ये क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट हो ही जाएगा। तो आपको थरली पूरा पढ़ना होगा ये चैप्टर, इसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे 4x2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं और वो कोई भी पॉइंट को उठा करके पूछ सकते हैं। सो आप थोड़ा भी इसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। मेरा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर था। इसमें मैंने प्रैक्टिकल एज वेल एज जो भी थ्योरी पार्ट थे उसको काफी अच्छे से कवर किया था। तो जो दोनों थ्योरी थे वो दोनों का मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया। अब इसमें जो थ्योरी पूछे जाते हैं उसका आंसर कैसे करना है, तो आपको 3 पार्ट्स में आंसर करना है। आपको पहले प्रोविजन समझाना है, फिर उसका एनालिसिस बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉब्लम आपको करना है और उसके बाद आपको कंक्लूजन बताना है। सो इस तरीके से आपको आपका आंसर देना पड़ेगा। तो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 डेफिनेटली। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल तो इसका प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल भी पूछ दे। एकदम ही इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरी पार्ट को एकदम मिस मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाइड वायलेशन, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो आप वो सब सर्कमस्टेंसेज, सेक्शन 13 या जो भी आपका थ्योरी पोर्शन उसको खूब अच्छे से लर्न कीजिए, खूब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरा लॉ का लैंग्वेज आंसर में लिखना पड़ेगा। आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस आपको प्रोविजन अच्छे से पता होना चाहिए। आपका कंक्लूजन एकदम सही होना चाहिए। आपका कंक्लूजन थोड़ा भी लॉ को डिविएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा कि नोट वाले सेक्शन में जो आपका प्रैक्टिकल में एडजस्टमेंट किए हैं उसको आप प्रोविजन जो है आपको समझाना होगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो अमेंडमेंट पार्ट है उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट के चैप्टर में, जो कि बहुत लिमिटेड ही टेस्ट हुआ है आपके May 23 एग्जाम में। सो ज्यादा चांसेस है November 23 में भी वो लोग अमेंडमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन को टेस्ट करे एग्जाम में। सो इस चैप्टर को एकदम नहीं छोड़ेगा। इससे आपका केस स्टडी बेस्ड एक एमसीक्यू भी किसी अटेम्प्ट में बन सकता है। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 मार्क्स के लिए टेस्ट किया जा सकता है। हो सकता है कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किसी अटेम्प्ट में भी इंस्टीट्यूट बना दे, क्योंकि इतना अमेंडमेंट इस चैप्टर में और इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है सीए फाइनल लेवल पे। सो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इस चैप्टर का एक एक थ्योरी आपको कंप्लीट करना होगा अच्छे से। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं, साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये May 23 का है। May 23 का 3A के अंदर 4x2 मार्क्स का 8 नंबर का क्वेश्चन आया। एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड है, थ्योरी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम दी आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करना, नंबर वाला चीज नहीं है। आपका चैप्टर पे बहुत ज्यादा अच्छा ग्रिप होना चाहिए, तो ही आप आंसर कर पाएंगे इन दोनों क्वेश्चन का। तो ये May 23 का क्वेश्चन है। इसमें भी थ्योरी पूछा है इंस्टीट्यूट ने। अब अगर हम लोग November 22 का देखें, तो November 22 के अंदर भी इन लोग ने थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा। अगर हम लोग May 22 का देखें, हाँ May 22 का देखें, तो May 22 के अंदर भी 3A इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा। तो आप देख सकते हैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे प्रैक्टिकल पूछ ही नहीं रहा है। तो आपको प्रिपेयर भी उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि एग्जिट टेक्स कर लिए, एग्जाम में एग्जिट टेक्स आने वाला। भैया नवंबर मई 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 22, November 22 और May 23 में उससे 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, ना प्रैक्टिकल आया ना एग्जिट टेक्स आया। सो आपको वो तो करना ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो छोड़ दे, वो भी आ सकता है। बट ये आ रहा है तो इसको तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ज्यादा चांसेस तो थ्योरी का ही है। नाउ 3A हमारा हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट। अब 3B, जैसा कि मैंने बताया, बी पार्ट जो आएगा आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन से ही आएगा। सो 3B, 3B इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज फ्रॉम DTAA। अच्छा, इंटरनेशनल टैक्सेशन का ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि जैसे 3B के अंदर DTAA आएगा। हो सकता है 2B के अंदर DTAA आ जाए और 3B के अंदर NR आ जाए। मैंने एक नॉर्मल सीक्वेंस लिया है कि 2A 2B में जैसे जो जनरली पूछा जाता है वो, बट वो भी वो चेंज हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से कि 3B के अंदर DTAA आता है। तो सबसे पहले तो DTAA एक, लोग सोचते हैं ये बहुत छोटा चैप्टर है,
इसको बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। ये 6 मार्क्स का एकदम पक्का से पक्का आता ही आता है। सो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मेरे को लगता है पूरे डीटी के अंदर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए करना चाहिए तो वो है ये चैप्टर। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए। क्यों प्रैक्टिस चाहिए? क्योंकि इसमें जो है लॉट्स ऑफ इम्प्लीकेशन आ जाता है। बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे सेक्शन एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। सो हम लोग का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि किसी एक जगह भी अगर हमसे थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में पूरा पूरा गलत हो जाएगा मेरा। क्योंकि ऊपर कंप्यूटेशन में गलती कर दी है तो हमारा रिलीफ वगैरह ही कैलकुलेट नहीं होगा सही, हमारा टैक्स ही सही नहीं होगा, तो पूरा का पूरा पूरा स्टेप्स ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए किस एरियाज पे आपको वर्क करना होगा? सबसे पहले आपको डीटीडब्ल्यू का जो चैप्टर है वो तो करना ही पड़ेगा, जिसमें सेक्शन 90 फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो रूल है, रूल नंबर 128, वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 91 विच इज अबाउट रिलीफ, उसको आपको समझना पड़ेगा। और एक रूल है, रूल नंबर 115, विच इज अबाउट कि आपको फॉरेन करेंसी में अगर इनकम दिया हुआ है तो आप उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या रेट लेंगे, किस दिन का रेट लेंगे। तो रूल नंबर 115 आपको करके ही जाना है। कई सारे स्टूडेंट रूल नंबर 115 छोड़ के जाते हैं, बट बिलीव में रूल नंबर 115 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डीडीडब्ल्यू का ये वाला क्वेश्चन करना है तो। और इसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी का बहुत लिमिटेड एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिकली अबाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब चीज का एक बेसिक नॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जनरली इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी दिया जा सकता है, सैलरी का इनकम भी दिया जा सकता है। सो आपको इस दोनों का एक बेसिक नॉलेज एकदम चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि सैलरी का पूरा एग्जाम्सन, आपको एचआरए का एग्जाम्सन, आपको लीव ट्रेवल अलावेंस, ये सब का एग्जाम्सन बैठ के, ग्रेचुटी का एग्जाम्सन, ये सब बैठ के रटना नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक समझ के चलना है, वो आपका काम हो जाएगा इससे। अब इसके बाद आप इसमें डिडक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे इंडिविजुअल बेस्ड डिडक्शन है जिसका कि आपको टेस्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। 80C, 80 QQ, 80 QQ RB, 80 RRB, 80 TTB, 80 TTA, 80D, ये सब ऐसे मतलब डिडक्शन है जो कि डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद नॉर्मल इंडिविजुअल का आपको स्लैब रेट पता होना चाहिए। क्यों स्लैब रेट पता होना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको टैक्स डेफिनेटली कैलकुलेट करना ही करना है। आपको सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का बेसिक रूल पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें वो अप्लाई करने को मिल जाए क्वेश्चन में। आपको स्पेशल टैक्स रेट होना चाहिए। आपको अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ रहता था ना कि नोट ऑप्टेड फॉर 115 BAA 115 BAB, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ऑप्टेड फॉर 115 BAC विच इज अ स्पेशल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल। सो आपको ये भी एकदम केयरफुली देख करके चलना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, कि 115 BAC ऑप्ट कर रहा है नहीं ऑप्ट कर रहा है। सो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। तो आपको स्पेशल टैक्स रेट भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सकता है स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कर रहा है तो जो भी मतलब हर हेड्स के अलावेंस डिस अलावेंस है उसको अच्छे से पढ़ना है। डिडक्शंस क्या आपको मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे अगर आप 115 BAC में जा रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल भी आपको इस क्वेश्चन में टेस्ट किया जा सकता है। सो आपको इतने सारे टॉपिक है जो कि एक छोटे से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में टेस्ट किया जा सकता है। और ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ भी लेंगे ना तो भी इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो बिना प्रैक्टिस के आपका परफेक्शन नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उससे आपको बहुत पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। आप उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे और एग्जाम में जाकर के आप परफेक्टली इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। मेरा ये मानना है कि आप कभी भी रूल नंबर 115 को नहीं छोड़े। रूल नंबर 115 ऐसा है जो कि पूछा जाता है। और एफटीसी का जो कॉन्सेप्ट है रूल नंबर अलोंग विद रूल नंबर 128, उसको भी नहीं छोड़े क्योंकि वो भी पूछा जाता है। और स्पेशल टैक्स रेट भी इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट किया जा सकता है। सो अगेन आई एम सेइंग कि इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए। आप पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा ले लीजिए, उसके साथ साथ बहुत अच्छा प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आपको एग्जाम में पूरा सही बनाना है तो। और एक और टिप रहेगा कि आप जब एग्जाम में इसका आंसर दें, प्रैक्टिकल पार्ट बना दें, तो जो सेक्शन 91 का जो 4 कंडीशन है रिलीफ मिलने के लिए, वो आप 4 कंडीशन जरूर जरूर स्टेट करें उस क्वेश्चन के आंसर, उस आंसर के साथ। तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये जरूर स्टेट कीजिए। अब हम एक बार एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं, CTAA का, May 23 अटेम्प्ट का। May 23 अटेम्प्ट में 115 लगाने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने सिंपली बता दिया कि आपको 23 रुपया लेना है कन्वर्जन के लिए। एक्सक्यूज मी। बट
जनरली एग्जाम में वो टेस्ट किया जा सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें बोला कि आपको टोटल इनकम बनाना है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी बताना है। अब टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी आपका आएगा ना, वो तभी आएगा जब आप रिलीफ एफटीसी अगर कुछ है तो वो माइनस करें। सो ये डीटीडबलए का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम लोग नवंबर 22 का देखें तो नवंबर 22 का काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आपको इसमें 115 भर भर के भरा हुआ था, एफटीसी भरा हुआ था। आपको 2-3 कंट्री से इनकम आ रहा था। किसी कंट्री के साथ आपका डीटीडबलए, किसी कंट्री के साथ डीटीडबलए नहीं है। जिसके साथ नहीं है उसमें आपको 91 का रिलीफ मिलेगा। जिसके साथ है तो उसमें अगेन क्रेडिट मेथड एग्जम्पशन मेथड आ जाएगा। अगर क्रेडिट मेथड है तो एफटीसी मिलेगा। तो रूल नंबर 128 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये सारे वेराइटी एक क्वेश्चन के अंदर टेस्ट किए जाएंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसमें प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। 115 के लिए इन्होंने इन्होंने बहुत सारे डेट्स का कन्वर्जन रेट प्रोवाइड किया। और देखिए यहाँ पर बताया ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। सो ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अब मई 22 का देखें तो मई 22 के अंदर भी 115 को टेस्ट किया गया। यहाँ पर भी बोला आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर बोला डीटीडबलए वाई कंट्री के साथ नहीं है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ भी वेराइटी इंक्लूड किया जा सकता है। सो मेरा इनपुट इस क्वेश्चन के लिए यही रहेगा कि आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत करना है। और इस क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए ना, जितने भी क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में है ना 4-5 अटेम्प्ट में, वो क्वेश्चन को भी आप जरूर ट्राई कीजिए बनाने का। उससे काफी अच्छा आपको लर्निंग मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, इस क्वेश्चन को तो आप फॉर श्योर आप बना ही दोगे, तो आप एक काम करो, आप 3-4 अटेम्प्ट का पिछला क्वेश्चन उठाओ और उसी को सॉल्व करो। उसी से आपका पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है, आप एग्जाम में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टीडीएस एंड टीसीएस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ ना कि 4A के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके एमसीक्यू पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पीजीबीपी के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको टीडीएस का टेस्ट किया जा सकता है, 30%, 100% जो डिसअलावेंस हम लोग करते हैं। सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। सो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीडीएस का, जो कि एग्जाम में ज्यादा चांसेस है कि टेस्ट किया जाएगा, वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये सेक्शंस करें, आपको सारे सेक्शंस करने हैं, लेकिन इन सेक्शन पे बहुत ज्यादा इंफेसिस देना है। इससे रिलेटेड जो केस लॉज होंगे, जो सीबीडीटी का सर्कुलर होगा, वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 194S इज वेरी इंपॉर्टेंट, 194R इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जो क्वेश्चन आया वो काफी लिमिटेड क्वेश्चन था, तो आपको इस पे जो सीबीडीटी का सर्कुलर है उसको बहुत खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो नवंबर में भी चांस है कि 194R पे फिर से क्वेश्चन सीबीडीटी सर्कुलर के बेस पे, क्लैरिफिकेशन के बेस पे आ जाए। सो आपको ये सारे सेक्शंस तो खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन बाकी सेक्शंस भी आपको खूब अच्छे से करना है। टीसीएस में सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, टीसीएस आपको पूरा आना चाहिए। टीसीएस में आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं छोड़ दे, ये वो छोड़ दे, सारा बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आपको टीडीएस टीसीएस का जो स्पेशल पॉइंट है उसको सेपरेटली कवर करना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय स्पेशल पॉइंट? स्पेशल पॉइंट मतलब आपका अगर पेन नहीं है तो क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, लेकिन उसका भी कुछ सेक्शंस के लिए एक्सेप्शन है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करे पिछले 2-3 साल से, सॉरी, 2-3 साल से, सो आप क्या आपका टीडीएस का रेट रहेगा, या फिर कौन से टीडीएस रेसिडेंट के लिए, कौन सा टीडीएस दोनों के लिए, या फिर कौन सा जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर 1 करोड़ तक है तो वो अप्लाई नहीं करता है। ऐसे करके बहुत सारा स्पेशल पॉइंट्स है जो कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उसको सेपरेटली कवर करें। मैं ट्राई करूंगा कि इस पे एक वीडियो सेपरेटली बना करके अपलोड करूं, मेरा एक इस पे नोट्स बनाया हुआ है। सो उसको मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं वीडियो बनाऊं, उस पर अपलोड करूं। तो आपको ये स्पेशल पॉइंट्स को अलग से कवर करना है। इससे क्या होगा ना कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें अगर स्पेशल पॉइंट मेंशन है ना, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपका जो आंसर है वो पूरा का पूरा करेक्ट होगा। और आपको इंटरलिंकिंग जरूर सीखना है। 194Q 206C1H के अंदर जो इंटरलिंकिंग है वो पार्ट भी खूब अच्छे से समझना है। कई टाइम जो है ना टीडीएस और टीसीएस या फिर टीसीएस के बीच का इंटरलिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सो 206C1F और 206C1H के बीच में भी अगर इंटरलिंकिंग है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, मैं बोलूंगा कि एक चार्ट पेपर के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा समरी बेस्ड सेक्शन वाइज बना करके दीवार पे उसको चिपका दो। डेली थोड़ा 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 देखो, ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लर्निंग वाला भी है।
आपको रेट याद रखना है, सेक्शन याद रखना है। सो आप उसके लिए ये काम कर सकते हो। और आप ना क्या करो, कभी फ्री बैठे हो ना तो देखो कि मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर हो रखा है, तो रेंडमली रिकॉल करो। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, आपको रेंडमली कोई सेक्शन का वो क्वेश्चन आएगा और उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप वो प्रोविजन को, सेक्शन के प्रोविजन को रिकॉल करो, 4-5 सेक्शन को एक बार पिक करो, उसको रिकॉल करो। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका जो मेमोरी है वो सिल्ट हो जाएगा, आप कभी फिर भूलोगे नहीं। फिर इसके बाद क्या करो, आप फ्रेंड्स के साथ इस चैप्टर को डिस्कस कर सकते हो Q&A के फॉर्म में। लाइक, चल बता 190 ऐसे ऐसे है तो 194C लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर बोल 194C में क्या। इससे क्या Q&A फॉर्म में अगर आपस में डिस्कस करते हैं तो ये काफी ज्यादा मेमोरी में सेट होता है और ये काफी लंबे समय तक याद रहता है। सो इस चैप्टर को आप डिस्कस करके भी दोस्तों के साथ रेडी कर सकते हो। सो अगेन, इसका जो आंसर लिखना है आपको, प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, 3 पॉइंट में लिखना है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं। तो ये चैप्टर आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है, काफी इम्पोर्टेंट है। ये मत बोलना कि याद नहीं हो रहा है इस चैप्टर में, ऐसे वैसे कोई एक्सक्यूज इस चैप्टर के लिए प्लीज मत करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज सीए फाइनल डीटी में 8 से, सिर्फ 8 मार्क्स का नहीं है, 12 मार्क्स तक का है, 10 मार्क्स तक का है। क्यों? क्योंकि 2-3-4 मार्क्स के तो एमसीक्यू भी इसके ऊपर आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये 12 मार्क्स का वेटेज है। तो जो 40 मार्क्स में से 12-10 मार्क्स, अगर हम 10 मार्क्स भी पकड़े तो ये चैप्टर एक, excuse me, ये चैप्टर आपको दे देगा। सो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सो अब 4B देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का 6 मार्क्स का आएगा। सो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो अगला चैप्टर है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। सो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबसे पहले तो एसोसिएटेड इंटरप्राइज का जो डेफिनेशंस है 12-13 पॉइंट से, वो कि आपको आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने का जो मेथड है, वो मेथड से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। एग्जाम में हर बार ये कैलकुलेशन ही आता है। जनरली दो मेथड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्लस मेथड और कप मेथड। तो ये दोनों मेथड्स आपको खूब अच्छे से आना चाहिए। इसका जो एडजस्टमेंट्स उसको आप खूब अच्छे से सीखो, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड नहीं करो, उसको आप प्रैक्टिकली समझो कि कैसे इसमें काम होता है। और जो भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन उसको काफी ज्यादा अच्छे से कवर करो। आपका एक से ज्यादा एलपी है तो उसको कैसे टेकल करेंगे वो वाला पॉइंट जरूर देखना। 94B लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट, वो वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई टाइम ट्रांसफर प्राइसिंग से वो क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, पूछ देता है। एमसीक्यू के अंदर भी इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। 92C विच इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारा एरियाज है जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन लोग को, इन सभी एरियाज को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि 6 मार्क्स के लिए यहाँ डिस्क्रिप्टिव में आएगा, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। सो अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखे, क्वेश्चन नंबर 2 देखे, क्वेश्चन नंबर 3 देखे, क्वेश्चन नंबर 4 देखे, क्वेश्चन नंबर 4A देखे, 4B देखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जरा सा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगर हम लोग May 23 का देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट टीडीएस एंड टीसीएस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। 4B देखें तो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था। ट्रांसफर प्राइसिंग में 3 पार्ट था, आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना था, और एक था पॉइंट कि अगर मेरा टीपीओ इनहेंस कर देता है तो मेरे को क्या 10AA का डिडक्शन मिलेगा, वो बताना था। और उसके बाद एक पेनल्टी पूछा था अंडर रिपोर्टिंग वाला, तो ये जनरल पेनल्टी वाला पार्ट है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आई बिलीव कि 2 मार्क्स इच पार्ट के लिए था। तो 2-2 नंबर का 3 पार्ट था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई करना है कि एसोसिएटेड इंटरप्राइज है या नहीं है, और उसके साथ साथ आपको एलपी कैलकुलेट करने का तो रहेगा ही रहेगा। सो ये सारे पार्ट आपको खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है। टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन था। अगर हम लोग November 22 का देखें तो यहाँ पर भी टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछा था इसमें, 2 into 4 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर बी वाले पार्ट में आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा। एज पर द कॉस्ट प्लस मेथड, एन अमाउंट टू बी एडेड, कितना अमाउंट और ऐड करना है टू द इनकम ऑफ
MNO लिमिटेड, वो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है यहाँ पे। सो इस जो मैंने कवर किया वो उसी से रिलेटेड पार्ट से क्वेश्चन है। अगर हम लोग May 22 का देखें, तो May 22 में भी आपको यहाँ पर TDS TCS का क्वेश्चन है। फोर क्वेश्चन, और बी पार्ट में आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है एज पर कॉस्ट प्लस मेथड। सो जनरली कॉस्ट प्लस मेथड एंड कप मेथड एग्जाम में पूछता है इंस्टीट्यूट। सो आर्म्स लेंथ प्राइस तो डेफिनेटली आता ही एग्जाम में। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिए, अपने क्वेश्चन पेपर को भी एक बार गो थ्रू कर लिए, एक आइडिया मिल गया कि इस तरीके से जो हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, एक्चुअल में एग्जाम में ही आता है नहीं आता है। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील एंड रिवीजन। तो ये जनरली जो हमारा रिसेंट का केस लॉज होता है उसके बेसिस पे, या जो अमेंडमेंट वाले पार्ट होते हैं उसके बेसिस पे 5A का क्वेश्चन आता है। तो ये भी 8 मार्क्स का आता है। 5B के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन आता है, विच जो कि आपका इक्विलाइजेशन लेवी से आ सकता है। इक्विलाइजेशन लेवी में दो सेक्शन से, दोनों इंपॉर्टेंट है, 165 है। या तो दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, और उसके बाद कोई एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, एडवांस रूलिंग से ऐसे भी आ सकता है 4+2 मार्क्स का। तो एडवांस रूलिंग का कोई छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। तो 5A के अंदर असेसमेंट प्रोसीजर एंड 5B के अंदर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, इक्वलाइजेशन लेवी या फिर एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन आता है। तो ये अपने 5 क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर जो आएगा वो गार से रिलेटेड प्रोविजन का क्वेश्चन आ सकता है, SFT से रिलेटेड का क्वेश्चन आ सकता है, DRS से रिलेटेड, सॉरी DRC, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, नॉट DRS। तो DRC से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 8 मार्क्स का। और साथ में 6B के अंदर जो आएगा वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे मॉडल टैक्स कन्वेंशन और जो भी ये दो दो तीन चैप्टर जो लास्ट के बचे हुए चैप्टर्स हैं, उनसे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सो बी पार्ट में 2 से स्टार्ट होता है, 6 तक आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही क्वेश्चन बनता है। और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं 5 और 6 के लिए, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सो 5A के अंदर आपका असेसमेंट प्रोसीजर आया। तीन दिया हुआ है जिसमें से आपका दो दो का आंसर करना है, 4×2, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक पार्ट है। इसके साथ साथ 5B के अंदर आपका इक्वलाइजेशन लेवी का काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन और काफी नया क्वेश्चन था ये, बहुत लोगों को इसमें बहुत परेशानी हुई। सो ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और ये नया क्वेश्चन था। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, DT के अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट एकदम छपा छपाया क्वेश्चन देगा। मोस्टली क्वेश्चन नया ही फ्रेम रहता है DT के अंदर। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। 6 के अंदर इस बार SFT से क्वेश्चन था, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। एंड वही बचा कुचा जो क्वेश्चन था वो हमारा बचा हुआ जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है उससे पूछ लिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर नवंबर का देखें, तो नवंबर में भी वही 2 का आंसर करना आउट ऑफ 3, असेसमेंट प्रोसीजर। और असेसमेंट प्रोसीजर का आंसर हम लोग को इस तरीके से करना है, जो इशू इन्वॉल्व है, जो प्रोविजन एप्लीकेबल है, उसका एनालिसिस और कंक्लूजन, 4 पार्ट में अपने आंसर को फ्रेम करना है। बी पार्ट में हम लोग का एडवांस रूलिंग का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, और 3 3 मार्क्स का पूछ लिया, और एक इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन पूछ लिया, यस, इक्वलाइजेशन लेवी। और
अगर हम May 22 का देखें तो May 22 में भी आपको सिमिलरली असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन, उसके बाद बी नंबर में आपका इक्विलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन, इसके बाद 6 में आपका टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन पहचानने वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो बी पार्ट है उसमें आपका ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का बचे हुए टॉपिक्स का है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें डिस्कस करने वाला चीज क्या है कि अब एक मैं अपने एंड से बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को खूब अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं अब क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट 6 क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप एक क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ सकते हैं, जो कि 2 से 6 तक में कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। तो क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है, तो आप लोग अगर पहले से प्री डिटरमिन रहे ना कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप उस चैप्टर को एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग के पास कई टाइम कम बच जाता है, तो हम लोग उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको डेफिनेटली करना ही करना है, कंपलसरी है, प्लस स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको डेफिनेटली करना ही करना है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर इन्वॉल्व हैं। इसको आप छोड़ने का अल्टरनेट में सोच भी नहीं सकते, इससे काफी ज्यादा एमसीक्यू भी बनते हैं इन सब चैप्टर से। और क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ऑल्टरनेटिव में छोड़ने का तो नहीं सोच सकते क्योंकि आपको इसका पढ़ाई करके जाना है, इससे एमसीक्यू भी बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्कोरिंग है ये सारा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इसको भी आपको करना ही करना है, टीडीएस टीसीएस। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये तो छोड़ने का छोड़ ही नहीं सकते। अब चॉइस बचता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में। मैंने क्या किया था, मैंने पहले से प्रिपेयर था कि क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को छोड़ के जाना है। तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने उसको छुआ भी नहीं था, मैंने उसको कंप्लीटली इग्नोर करके गया। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो टॉपिक्स कवर्ड है ना, इससे एमसीक्यू भी काफी लिमिटेड रहता है या नहीं के बराबर रहता है। मैंने तो नहीं देखा कि इन सारे टॉपिक से मेरे को कोई एमसीक्यू भी दिखा, हार्डली मेरे को एक आध एमसीक्यू होगा तो होगा, बट वो भी मेरे को नहीं लगता है था। सो बहुत कम रिस्क हो जाता है एमसीक्यू का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को अल्टरनेटिव की तरह छोड़ने का सोचूं तो मैं ये सारे चैप्टर को अभी फिलहाल छोड़ सकता हूँ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बोलते नहीं क्वेश्चन नंबर 6 में तो जो पार्ट है वो काफी छोटा छोटा पार्ट है तो मैं कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 एज अ ऑल्टरनेटिव छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है असेसमेंट प्रोसीजर तो मेरे से कवर होने वाला नहीं है, काफी लेंदी है। असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर कई टाइम क्या होता है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, क्यों एमसीक्यू पूछ लिया जाता है? क्योंकि एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। एक्सक्यूज मी, मेरे को लगा मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू रखा है। सो असेसमेंट प्रोसीजर से क्या होता है ना, कई टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप उस चैप्टर कई टाइम क्या उससे केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन बनने का हाई चांसेस रहता है। तो आप असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर को पूरा का पूरा नहीं छोड़ते। और पता है मैंने क्या फील किया, मेरे को लगता है कि आपके पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा बना देते हो, क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हो, क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देते हो, क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हो, 4 बना देते हो, क्योंकि मैंने जो चैप्टर लिखा है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आपका बन जाएगा। तो आते क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 भी बना देते हो, क्वेश्चन नंबर 6 आप एज अ अल्टरनेट छोड़ देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैंने तो 5A को टच भी नहीं कर पाया। इतना पेपर लेंदी रहता है कि आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट भी होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप अगर थोड़ा जल्दीबाजी करते हो तो पेपर आपका थोड़ा बिगड़ सकता है, मतलब एक्यूरेसी आपकी बिगड़ सकती है। तो उसमें क्या होगा कि फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा बना के भी आयो फिर भी आपको क्या मार्क्स मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने अपने एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5A नहीं बनाया था और क्वेश्चन नंबर 2B नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। 2B मेरे को आता था, 5A मेरे को बहुत थोड़ा थोड़ा आता था क्योंकि असेसमेंट प्रोसीजर मैंने बहुत लिमिटेड पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा उसको डेप्थ में नहीं पढ़ा था।
क्योंकि मेरे को ऐसा लग ही रहा था कि मैं पूरा 100 मार्क्स का अपीयर नहीं कर पाऊंगा, अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 90 मार्क्स के हिसाब से सोचा कि इन केस मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तो अल्टरनेट में छोड़ा ही, और इन केस मेरे को टाइम नहीं बचा, मैंने 5A भी छोड़ दिया, तो मैं 92 मार्क्स का पेपर करके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 75-70 मार्क्स आराम से कर लूंगा। बट मेरे को ऐसा हुआ कि पेपर इतना ज़्यादा लेंदी लगा, और पेपर में मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया कुछ एक क्वेश्चन में, जैसे इक्विलाइजेशन लेवी वाले क्वेश्चन में और DTAA वाले क्वेश्चन में भी। तो उसके जब बदले में क्या हुआ, मेरा 2B जो था वो भी छूट गया। तो इफेक्टिवली मैंने 86 मार्क्स 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, मतलब मैंने एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया, बट फिर भी मैंने 63 स्कोर किया। सो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि आप पूरा अटेम्प्ट कर ही लोगे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है कि पेपर इतना लेंदी हो जाता है ना कि कई टाइम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, और कई टाइम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सो मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 एज अल्टरनेट छोड़ सकते हो, लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि 5 को छोड़ दे और 6 को प्रिपेयर कर ले, और 5 का असेसमेंट प्रोसीजर का थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर देख ले। तो ये तरीका भी कर सकते हैं आप लोग। एक तो कर सकते हैं 6 पूरा छोड़ दे, 5 पूरा प्रिपेयर कर ले। दूसरा, 6 पूरा प्रिपेयर कर ले, और 5 आप क्या करें, थोड़ा मतलब लाइटली करें। बट 5 अगर आप छोड़ रहे तो थोड़ा रिस्क तो है ही, क्योंकि 5 में इक्विलाइजेशन लेवी है जिससे MCQ भी बन सकता है, एडवांस रूलिंग है उससे भी MCQ, इस बार भी MCQ आया था, और इसके बाद आपका असेसमेंट प्रोसीजर है उससे भी MCQ आया था। तो डेफिनेटली 4-5, 3-4-5 तो MCQ इन सभी चैप्टर से बन ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को ऐसा लगता है कि छोड़ सकते हैं, बाकी आपका कॉल है, आपको पूरा करना है पूरा करिए। आप जितना आपको बेस्ट लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, मैंने सारा आपको बता दिया स्ट्रक्चर की कैसे एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस क्वेश्चन में जनरली किस चैप्टर से रहता है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए किस चैप्टर का किस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज होना चाहिए, कैसे एक जगह अप्रोच सेट करके हम लोग को उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन नंबर वाइज आपको प्रेजेंट करके थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया। आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। और अल्टरनेट में क्या छोड़ना है, इट्स टोटली योर कॉल। आपको लगता है नहीं मेरे को पूरा प्रिपेयर करके जाना, आप डेफिनेटली पूरा प्रिपेयर करके जाओ। लेकिन आप टाइम कॉन्स्टेंट हो, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो आपको लगता है तो आप अल्टरनेट वाला चीज जो मैंने किया था वो आप कर सकते हो। देर इज नो प्रॉब्लम अगर आप वैसे भी जाते हो तो। अब MCQ के लिए क्या रहता है, अब MCQ बेस्ड पेपर है तो आपको डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा ही बुक पढ़ के जानना है, क्योंकि MCQ किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट पे बन जाता है। तो ब्रीफली कवरिंग, आपको जो भी चैप्टर्स ऊपर है उससे MCQ बहुत इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। इसके बाद आपको टाइमलाइन पे फोकस करना है MCQ के लिए, फॉर एग्जांपल TDS TCS ये सब का टाइमलाइन, असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह का टाइमलाइन, रिटर्न फाइलिंग का टाइमलाइन, जो कि MCQ में पूछा जाता है। आपको पेनल्टी MCQ में पूछा जाता है, 1 और 2 पेनल्टी पूछा जा सकता है, जाता ही है। आप पेनल्टी भी प्रिपेयर करके चलो, पेनल्टी चैप्टर मत छोड़ के जाना। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रहता है, आपको अगर पता है तो आपको फुल में फुल मार्क्स, 2-3 मार्क्स का जो भी पेनल्टी आता है पूरे पेपर में आपको मिल जाएगा। टेनिस टैक्सेशन एक चैप्टर है जिससे MCQ बन सकता है एक क्वेश्चन, कोई बड़ा चीज नहीं है। कैपिटल गेन का 112 या फिर 111 या फिर यूलिप से भी MCQ बन सकता है। रिटर्न फाइलिंग से बन सकता है, एडवांस टैक्स वगैरह से बन सकता है, डीम डिविडेंड वगैरह से बन सकता है, बाईबैक टैक्स से बन सकता है, मार्जिनल रिलीफ से बन सकता है। अपडेटेड रिटर्न के ऊपर एक केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरा मानना है। मेरे को इस बार भी लग रहा था कि अपडेटेड रिटर्न के ऊपर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में MCQ के अंदर, जो कि आया नहीं, तो इस बार आ सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था इस बार तो आप और भी जो भी अदर टॉपिक से किसी से भी पूछा जा सकता है MCQ। MCQ के लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो तो पूरा का पूरा कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन को केयरफुल्ली पढ़ना है जब भी आप MCQ का आंसर सॉल्व कर रहे हो, MCQ सॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक छोटा छोटा पॉइंट पे आपका आंसर उसमें चेंज हो जाएगा। आपको प्रोविजन रिकॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे सारे ट्रिकी रहेंगे, तो आपको अगर आप स्ट्रेट अवे बिना रिकॉल किए आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कई टाइम लगता है कि जो आप ऑप्शन पहले देंगे आपको लगेगा ये ठीक है, इसमें मार दो। फॉर एग्जाम्पल इस बार एक डिडक्शन का क्वेश्चन आया था, उसमें मेरे से क्या गलती हो गया कि मैंने क्या किया, डिडक्शन मेरे को पता था इतना इतना मिलेगा, और मैंने प्रोविजन को रिकॉल नहीं किया और मैंने ऑप्शंस जो था उसमें टिक लगा दिया। बट उसमें एक डिडक्शन का एक लिमिट था, मॉनिटरी लिमिट था कि आप मैक्सिमम लिमिट था कि आप इतना क्लेम कर सकते हैं। बट मैंने प्रोविजन रिकॉल नहीं किया तो मिस्टेक वो मेरे से हो गया, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो मेरा पूरा का पूरा गलत हो गया MCQ। तो आप ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए,
रिकॉल कीजिए प्रोविजन को और उसके बाद सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस करना होगा, जो आईसीआई का एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, आपको उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा प्रोविजन। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा बहुत सारी गलती हो रही है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, बट वो मिस्टेक्स नहीं है, वो आपकी लर्निंग है। आपको नोट करना पड़ेगा। आप ये एक दिन का या 2 दिन का गेम नहीं है कि आप वन शॉट लेके बैठे उसको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और आप सोचे आज पूरा एमसीक्यू निपटा दूंगा और पूरा का पूरा एमसीक्यू रेडी कर लूंगा। ऐसे एमसीक्यू प्रिपेयर नहीं होगा। आपको थोड़ा 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 आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कई टीचर्स लोग टेलीग्राम पे आपको एमसीक्यू डेली बेसिस पे 2 4 5 एमसीक्यू देते हैं, तो आप उसको भी ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का। सो इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यू सॉल्विंग का जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा इनहेंस होगा। आप गलती से अपनी गलतियों से काफी ज्यादा प्रोविजंस का अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कई प्रोविजन हम लोग जब पढ़ते हैं तो पता चलता है वो कुछ और है, लेकिन जब एमसीक्यू बनाते हैं तो उसका कुछ डेप्थ में पता चलता है। तो एमसीक्यू सॉल्विंग से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी प्रोविजन के ऊपर डेफिनेटली आएगा। तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे ट्राई कीजिए करने का। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन में पूरा निपटाना, 10 5 एमसीक्यू डेली करना, 10 15 एमसीक्यू हर रोज करना है। राइट। इसके बाद आपको कंप्रीहेंसिव स्टडी करके चलना है रेदर देन की क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। आपका जो क्वेश्चन पेपर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं आने वाला, आपका एमसीक्यू बेस्ड भी आने वाला है। तो सिर्फ आप जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है आप सोचिए कि सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड स्टडी कर लिए तो ये काम नहीं करेगा। एफआर में क्या होता है कि आप क्वेश्चन बेस्ड स्टडी कर लिए तो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि मोर और लेस मोटा मोटी 70 80% क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं होने वाला क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। आपको टाइमलाइन का समरी, पेनल्टी का समरी वगैरह बना करके आपको अपने जो भी आपका स्टडी रूम है या फिर लिविंग रूम है आप उसके अंदर एक वॉल पे फिक्स कर सकते हैं। आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देखें तो ये क्या रहेगा, मेमोरी में सेट हो जाएगा। आप एक दिन में सोचे उसको पेपर ले और लर्न करें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। रदर कि आप इसको थोड़ा 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 रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, तो वो याद भी रहेगा लॉन्ग टर्म और वो आपका कवर भी हो जाएगा इजिली। वो आपको एज अ बर्डन नहीं लगेगा। अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के लिए आप पेपर पेन का यूज कर सकते हैं। मैंने तो क्या किया था, मैंने लास्ट पेज जो था इंस्टीट्यूट ने जो आंसर सीट दिया था उसमें मैंने उसको लिख लिख के ट्राई किया कि उसको एक स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाना, जस्ट फॉर कि मेरे से गलती नहीं हो, क्योंकि लॉन्ग केस स्टडी जो रहता है उसका थोड़ा सा आपको इनपुट जो आपको निकालते रहना, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसको इनपुट लीजिए और उसको आप नोटबुक में लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने डीटी में भी यही किया था, आईडीटी में भी यही किया था। इससे मेरे को काफी हेल्प हुआ और मेरा जो एमसीक्यू था वो काफी ज्यादा एक्यूरेटली सॉल्व हो गया। सो ये था एमसीक्यू पार्ट। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए क्या मेरी तरफ से रहेगा टिप कि आप क्या करो, पहले आप ट्राई करो कि आप कॉन्सेप्चुअली पूरा पढ़ाई कंप्लीट करो। या तो आपने क्लासेस लिया होगा तो आप क्लासेस कंप्लीट करो। क्लासेस के नोट साथ नो डाउट आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, जो होमवर्क है आपको होमवर्क करना है साथ में। बट रिवीजन फेज से पहले आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ाई एक बार कंप्लीट करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप साथ साथ में यूट्यूब रिवीजन वीडियो के थ्रू भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो टू गेट द क्लैरिटी ओवर द कॉन्सेप्ट। सो आप इस तरीके से पहले क्या करो, एक बार पूरा कंप्लीट करो। ये तो वीडियो देखने वाला चीज है, एक बार गो थ्रू वाला चीज। तो आप ये कंप्लीट कर लिए तो फिर आप रिवीजन मोड में जाओगे। तो पहले आप ये कंप्लीट कर लो। अब जब रिवीजन मोड में आप जा रहे हो ना तो आप ऐसा मत करो कि आप अगेन एंड अगेन यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। कई स्टूडेंट्स या जनरली मैंने देखा है मेरे दोस्तों को कि वो बार बार यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। इससे क्या होता है ना, आप जब यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा वो कॉन्सेप्ट के साथ मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या फिर वो कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छे से आता है। बट जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको प्रोविजन याद नहीं आएगा या फिर एग्जाम में आपको लगेगा कि मेरे मेमोरी में कुछ आ ही नहीं रहा है। सो इसके लिए आपको सेल्फ एफर्ट देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सेल्फ रिकॉल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, छोटा छोटा ऑडियो नोट्स बना लो खुद का। मैंने तो क्या किया था, मैंने पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन और डीटी का जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसके लिए मैंने खुद का ऑडियो नोट्स बनाया था और उस ऑडियो नोट से मैंने रिवीजन किया था। तो क्या होता है, वीडियो अगर 2 घंटे का है तो आप उसको विद इन 20 मिनट्स 40 मिनट्स का अंदर का एक ऑडियो नोट बना करके आप उसको रिवीजन कर सकते हो। ऑडियो नोट्स के साथ खासियत क्या, आपको विजुअल नहीं चाहिए, आप कान में लगा करके आप ब्रेक टाइम में आप घूमते हुए आप उसको 2x पे 1.5x पे भी आप उसको करके आप उसको सुन सकते हो। तो इससे क्या, सेल्फ एफर्ट देने से क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जब आप ऑडियो नोट्स बनाओगे तो आप खुद से बोलोगे, आप उसको खुद से समझोगे। यूट्यूब वीडियो में क्या होता है, आप सिर्फ सुन रहे हो तो आपको लग रहा नहीं मैं तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कंफर्टेबल हूँ। तो सेल्फ स्टडी सेल्फ एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और डीटी में मोस्टली नया क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करके आप अपना काम नहीं चला सकते। न्यू कॉन्सेप्ट न्यू प्रोविजन के बेस पे क्वेश्चन बनता है। अब आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो आपको कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक जो भी टीचर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका भी आपने ट्यूशन लिया है या फिर जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आप लो, एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक लो और उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो उसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है।
हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, उससे हम लोग का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आपको एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट को मार्क कर दो उस क्वेश्चन बैंक में जो आप डिफिकल्ट फाइंड किए, या फिर जो क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगा उसको एलडीआर मार्क करो, या फिर बेसिकली सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन को आपको देखना है कि नहीं देखना, उस पॉइंट्स को हाईलाइट करो। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारा का सारा क्वेश्चन आपके फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन हर समय आप कर सको। सो आप इस तरीके से आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा कि कम टाइम में क्या हो कि आपका सारा पार्ट कवर हो जाए, सारा क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, और आप क्वेश्चंस के ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हो कि लाइक ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस मतलब रेफर करने में काफी इजी हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से किया था तो मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। आप अमेंडमेंट पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करो फॉर बोथ डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यू पार्ट। आप फाइनेंस एक 22 का जो अमेंडमेंट है, मई 23 में भी बहुत सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड थे, और नवंबर 23 सॉरी मई 23 में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट बेस्ड था। मिड नवंबर 23 में भी आपका अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने रहने का चांसेस है। सो आप अमेंडमेंट पार्ट को तो एकदम मत छोड़ना, एक एक पार्ट चाहे अदर सोर्सेज का भी चैप्टर उसको भी करके जाना। कोविड बेस्ड अदर सोर्सेज का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में दिख गया था मई 23 में। सो आप हर पार्ट को करके जाना अमेंडमेंट को। आप प्रेजेंटेशन चीज को समझने के लिए आप क्या करो, सर्टिफाइड कॉपीज देखो यूट्यूब पे। इसको देखने का बेस्ट तरीका क्या है, जब आप सोने जा रहे हो तो आप 5-10 मिनट निकाल करके सोने से पहले यूट्यूब वीडियोस पे आप क्या करो, एक सर्टिफाइड कॉपीज जो अच्छा मार्क्स स्कोर किए हुए उनका सर्टिफाइड कॉपीज देखो, तो उससे क्या होगा, आपको प्रेजेंटेशन का आइडिया मिलेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका आपका बनेगा कि नहीं मैंने जैसे आंसर प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सही तरीका है। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आएगा। ये मैं सिर्फ डीटी में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको बोलता हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स में आप ये चीज करो, काफी ज्यादा हेल्प होगा। जब भी आप सो 10-5 मिनट इसमें आप इन्वेस्ट करो अपना। अब रिवीजन का सीक्वेंस नॉट मच इम्पोर्टेंट, आप किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि पहले आप इंटरनेशनल टैक्सेशन करते हो 2-3 चैप्टर, तो काफी ज्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। और आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट आप अपना अप्रोच ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सीक्वेंस कैसे रखना है। बट कोशिश करो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पहले करे कवर, फिर जो कम इम्पोर्टेंट है उसको करें। सो मेरा जो सीक्वेंस था वो ये था, इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, अपना रिवीजन किया था। इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई प्रिपेयर करने में। और साथ साथ में क्या, आपका जब एक बार पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस करो 10-15 एमसीक्यू ऑन डेली बेसिस। और आपकी जो लर्निंग्स है, आप उस लर्निंग्स को क्या करो, आप नोट करो, और उस लर्निंग्स को आप बार बार देखा करो, तो उससे आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद आपका जो एमटीपी आरटीपी रहेगा नवंबर 23 का, इसको आप जरूर सॉल्व करो। एक दो मॉक टेस्ट आप जरूर एग्जाम से पहले दो। मैं बोलूंगा दो नहीं पॉसिबल है तो एक तो जरूर दो। इससे क्या होता है, आपको 2-3 चीज हेल्प होगा। आप एग्जाम में जो प्रेशर फील करते हो ना, वो प्रेशर आधा से ज्यादा कम हो जाएगा। मेरे को भी सीनियर्स ने बहुत ज्यादा एडवाइस किया था कि मॉक टेस्ट दो, बट मेरे को टाइम नहीं निकल पाया, मेरा जो रिवीजन था और मेरा शेड्यूल ही उस तरीके से नहीं हो पाया कि मैंने मॉक टेस्ट प्लान ही नहीं किया था। सो आप मॉक टेस्ट जरूर दो। आप कहीं जा करके नहीं दे सकते, आप घर पे बैठ के दो, बट मॉक टेस्ट जरूर दो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सुधरता है, आपका प्रेशर काफी ज्यादा रिलीज होता है एग्जाम में, जो आप पैनिक होते हो वो नहीं होगा। आप एक 3 घंटे में कैसे पेपर को डील करना है उसके लिए आप थोड़े से हैबिचुएटेड हो जाते हो। तो आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। ट्राई करो कि इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट होता है बिफोर द एग्जाम, उसमें आप अपीयर करो, या फिर जो भी अदर मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें भी आप इनरोल करवा सकते हो। बट एमसीक्यू सॉरी आईसीआई का मॉक टेस्ट ट्राई करो कि अपीयर करने का। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आरटीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स उसमें रहे, उसको काफ़ी अच्छे से कवर करो। और यस, डोंट एम फॉर जस्ट 40। आप ऐसा मत सोचो कि डीटी में आपको सिर्फ 40 स्कोर करना है, क्योंकि 40 आप एम करके जा रहे हो तो कभी आपको 40 में 40 नहीं आने वाला है। आप एम करो 80 के लिए, आपको एग्जाम्सन पक्का से पक्का आएगा। मैंने भी एम किया था 80-85 के लिए, मैंने प्रिपेयर किया था 80-85 के हिसाब से, तो मेरा एग्जाम्सन आया। सो अगर आपको भी एग्जाम्सन लाना है तो आपको थोड़ा अपने एम को बढ़ाना होगा। मतलब आप सिर्फ 40 सोच करके 40-45 के अंदर सोच करके आप 40-45 नहीं ला सकते। और बिलीव मी, ये पेपर आपको आराम से एग्जाम्सन दिलाएगा अगर आप सही स्ट्रैटेजी सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सही तरीके से रिवीजन करते हैं। तो जस्ट डू योर बेस्ट, यू विल श्योरली गेट द बेस्ट। आप बस अपना बेस्ट दीजिए, अपना मेहनत से पीछे मत भागिए, आपको बहुत अच्छा मार्क्स इस पेपर में आएगा। विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। और yes, confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you
a successful person, as APJ Abdul Kalam said. So डेफिनेटली हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा चाहिए. हार्डवर्क चाहिए जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चाहिए, और कॉन्फिडेंस जब हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए. थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी कॉन्फिडेंस चाहिए. आप ये मत सोचो कि ये पेपर टफ है, ये पेपर का प्रिपरेशन थोड़ा मतलब तरीका अलग है, मतलब इस पेपर में 40 नहीं आता है, ये सब मत सोचो. क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके सिलेबस से ही रहेंगे, काफी ज्यादा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेगा. एक आध क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द बॉक्स आएगा जो कि हर पेपर में रहता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क के साथ आप प्रिपेयर करो. यू विल डेफिनेटली गेट योर रिजल्ट. एंड ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है और ये मेरा ईमेल आईडी है. सो यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स ऑन टेलीग्राम और थ्रू मेल आईडी. Okay. With this, thank you to all of you and all the very best.